जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इस वक्त अब चुनाव को तो महज 4 महीने बचे हैं, ठीक ठीक, क्योंकि इसके बाद तो फिर चुनाव शुरू ही हो जाएगा। अब इन बचे हुए 4 महीनों में कौन सी पार्टी कैसी तैयारी करती हुई दिख रही है, कौन किसके साथ जाता हुआ दिख रहा है और किसको किधर एज मिल रही है, कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा इस वक्त पॉलिटिकल कॉरिडोर और सोशल कॉरिडोर में चर्चा में है? देखिए, पार्टियां तो 1 दर्जन से ज़्यादा हैं जो चुनाव लड़ेंगी प्रमुखता से, लेकिन गठबंधन इस पर इम्पॉर्टेंट होगा बीजेपी का, और उसके बाद दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, और तीसरी ओर एक कांग्रेस और बसपा। ये चतुष्कोणीय जो एक राजनीति का फैक्ट बनता है आधार, इसी पर तमाम छोटे मोटे दल सवार होंगे, अलग होंगे, मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन बात यह है कि 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में क्या कोई सरकार रिपीट हुई है दोबारा? 35-40 साल में कोई दोबारा मुख्यमंत्री लगातार बना है? अगर ये ऐसा होगा इस बार तो अपने आप में चमत्कार होगा। इस बात की जवाब अभी आप मांगिएगा बीजेपी प्रवक्ता से। दूसरा, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा विस्तार है, 1 बूथ 10 यूथ है, तो पंचायत चुनाव में इनके घोषित प्रत्याशी बीजेपी के हारे कैसे और विपक्ष के इतने ज़्यादा जीते कैसे? चाहे सपा के जीते हो, बसपा के जीते हो, कांग्रेस के जीते हो, आम आदमी, खूब बड़ी संख्या में लोग जीते बीजेपी के विपरीत दलों के। आप क्या उनको वोटर नहीं मानते, या उस चुनाव को अलग मानते हैं, या उत्तर प्रदेश के बाहर का रुझान मानते हैं? तीसरी बात, आशीर्वाद यात्रा में जो रुझान आया सिसौली गांव से, वो रुझान आप अपने आप देख सकते हैं कि किस तरह का था, कि स्याही और काली को काला तेल फेंका जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना काल है, स्कूल की फीस है, लोगों का रोजगार, ये सब इसका वो सामना करना पड़ेगा उनको, और जनता इस पर नाराज है गांव में। ये बात वो माने या ना माने, देखिए, आप वोट लेकर अगर किसी को प्रेम से जवाब दें तो हो सकता है कि आदमी थोड़ी देर बाद समझ जाए, लेकिन अगर सत्ता का अहंकार झलक गया तो उसका रिएक्शन जनता तुरंत नहीं दे पाएगी, 5 साल बाद वोट से देगी। ये तो उसके हाथ में कोई बहुत भाई अधिकार तो है नहीं कि मंत्री को रोक के उनसे झगड़ा करे या विधायक को रोक के। वो चुनाव का इंतजार करती है और चुनाव से पहले तमाम सारे दावे हैं। बीजेपी के पास बहुत बड़ी फौज है, नेता है, संगठन है, वो आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, वो किसानों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, वो दलितों के घर खाना भी खाते हैं, वो तमाम तरह से संवाद कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सामने चुनौती है कि अगर वो रैली करने जाएंगे तो उन पर कोरोना धारा लग जाएगी, मुकदमा लिख उठेगा। तमाम नेताओं पर मुकदमा लिखा जाता है, अफसरों पर भी लिखा जा रहा है, सूर्य प्रताप सिंह पर भी लिखा जा रहा है, अमिताभ ठाकुर पर भी लिखा जा रहा है। तो ये हम करें तो कोरोना नहीं है, कोरोना डर नहीं है। अरे अमिताभ ठाकुर को तो घर से नहीं निकलने दिया। हाँ, उनको तो घर पे ही अमिताभ ठाकुर को कैद करके रखा। अच्छा, महंगाई पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई यूपी में कोई महंगाई नहीं है, हमारे यहाँ कोई महंगाई नहीं है। बात हो सकता है सही भी हो, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक बीजेपी के नेता ने कहा कि बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, तो लोगों ने इसका बुरा नहीं माना कि शायद खुद के बापू के लिए कह रहे हो, तो लोगों ने उस ओर शायद छोड़ दिया हो ले जाके। दूसरा, आज झोला बंट रहा है, बीजेपी के झोले में राशन है, कांग्रेस के झोले में संवाद है, भविष्य का रोड मैप है, सबके अपने अपने चेहरे हैं। कौन चमत्कार करेगा ये अलग बात है। लेकिन अभी बात आई, मैंने सुना कि बीजेपी सरकार की कड़ी बड़ी योजनाएं रहीं, लेकिन एक सॉयल हेल्थ कार्ड की बात आई थी, अभी पुरी साहब ने बताया। सॉयल हेल्थ कार्ड पूरी तरह से फर्जी है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मिट्टी की जांच, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच, सॉयल हेल्थ कार्ड। इसमें ना किसानों खेत से मिट्टी ली जा रही थी, ना कोई जांच, बस लैब में बैठे बैठे टेस्टिंग कर दी जा रही थी। 11 अधिकारियों को योगी सरकार में ही निलंबित किया गया 2017-18 में। तो जिस योजना पर ये बात करते हैं उस योजनाओं में तमाम सारी कमियां हैं, उनको और सुधारें। लेकिन हर आदमी जो
उच्च पद पर बैठा होता है वो कोशिश करता है कि भाई ये पद छूटने ना पावे, हम मंत्री मुख्यमंत्री बने रहें। और लेकिन कोई पद किसी के पास सदा के लिए नहीं है। कोशिश करता है, वो योजनाएं लाता है, नीचे उसको धरातल पर ना पहुंच पाती हो, बात अलग है। लेकिन बीजेपी की सरकार में एक चीज़ और देखने को मिली कि ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। नेताओं और संगठन को इसने बहुत महत्व नहीं दिया, उनकी नहीं चल पाई। और ये लोग विधायक, सांसद, नेता और संगठन के लोग परेशान घूमे। ये जरूर है कि उसने विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करके, घर गिरा के सरकार की नज़रों में काफ़ी वाहवाही लूटी। ऐसे अफसरों को काफ़ी पसंद किया गया। अब ये सब मुद्दा क्या बनेगा 2022 के चुनाव में? महंगाई बनेगी कि बेरोजगारी बनेगा कि जो है किसान का बनेगा, क्या क्या मुद्दे आएंगे सामने, ये तो लोगों को खुद तय करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राज्य है देश का, ये देश की दशा और दिशा तय करता है, सबकी निगाह है, सबको तैयारी करने का हक है। योगी सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही हैं, वो केंद्र की योजनाओं पर भी चुनाव लड़ेगी, ये लोग जानते हैं। बिना मोदी और अमित शाह के उत्तर प्रदेश में हाथ लगाए बीजेपी की नैया पार नहीं होगी। वही इसके असली बीजेपी के खेवनहार हैं। समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव हैं, उनके नेतृत्व में रैलियां होती रहती हैं। वो अपना, उनके साथ तमाम महान दल से लेके तमाम और दल छोटे आने वाले हैं, चाहे ओपी राजभर का मामला आ रहा हो, चाहे शिवपाल यादव की पार्टी हो, या राजा भैया की पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, तमाम सारे लोग मिलते जुलते रहते हैं उनसे। कांग्रेस का अभी क्लियर नहीं है। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन से बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस पर भी अभी आने वाले वक्ता हो सकता है प्रकाश डालें। मैं तो चार बात कहूँगा कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, वो अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जनता को 5 साल तो झेलना पड़ेगा, कभी इनको आजमाया कभी उनका आजमाया। सत्ता का चरित्र क्या है और सत्ता कैसे व्यवहार करती है, ब्रजेश जी, आज एक साहित्यकार ने लिखा है, उसको सुनिएगा कि जहां मुंसिफ ही बिका हो वहां अदालत कैसी, और जहां प्रधान ही रूठा हो वहां पंचायत कैसी, और तेरे ऐबों का ब्यौरा कौन रखे, क्योंकि पंचायत भी तेरी, अदालत भी तेरी। वाह बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो